नमस्कार। आज हम प्रभात रंजन सरकार के कुछ अहम विचारों को जरा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर उनकी किताब आज की समस्याएं से। देखते हैं कि पूंजीवाद और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उन पर वो क्या सोचते हैं। नमस्कार। हाँ, और ये किताब एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुनियादी सवाल उठाती है कि क्या जरूरत से ज्यादा निजी संपत्ति रखना, उसे जमा करना, क्या ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ जाता है? बिल्कुल। और इसकी शुरुआत के लिए किताब में एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी गई है, एक संयुक्त परिवार की। सोचिए, एक जॉइंट फैमिली है और उसमें कोई एक सदस्य जरूरत से ज्यादा खाना या कपड़े अपने पास रख ले, जबकि दूसरों को कमी हो रही हो। तो लेखक कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ ऐसा ही बड़े स्केल पर होता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो किताब में कहा गया है कि जैसे उस परिवार में वो स्वार्थी सदस्य दूसरों के दुख का कारण बनता है, वैसे ही पूंजीपति या कह लें कि व्यवस्था में कुछ लोग अपने अत्यधिक संग्रह के कारण दूसरों को मतलब जरूरी चीजों से भी वंचित रखते हैं, खासकर आज जब हम दुनिया में इतनी असमानता देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेखक सिर्फ व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत मालिकाना हक की जो सीमा है ना, उस पर ही सवाल उठा रहे हैं, खासकर तब जब वो सबके भले मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट के आड़े आने लगे। हाँ, उनका तर्क ये है कि सच्ची सामाजिकता, या जिसे वो आध्यात्मिकता से भी जोड़ते हैं, वो सबकी एकता की भावना और सामूहिक अधिकार की समझ में है। ये विचार कि व्यक्तिगत संपत्ति की कोई सीमा होनी चाहिए, ये अपने आप में काफी रेडिकल या कह लें प्रगतिशील लगता है उस समय के हिसाब से। तो अगर इस नजरिए से देखें और स्रोत ये कह रहा है कि पूंजीवाद सामूहिक हित के लिए ठीक नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई इसे बदला कैसे जाए। किताब में इसके लिए दो रास्ते सुझाए गए लगते हैं। हाँ, दो रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है समझाने का, लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शिक्षित करने का। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आदर्शवादी है, शांति से बदलाव, सोच बदलकर। हाँ, आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल। लेकिन लेखक खुद इस पर थोड़ा संदेह भी जताते हैं। वो पूछते हैं, क्या सब मानेंगे? और क्या वो लोग जिनका शोषण हो रहा है, समाज का वो वर्ग, क्या वो अनंत काल तक इंतजार कर सकता है कि शोषक वर्ग की सद्बुद्धि जागे? क्या सिर्फ शिक्षा और बातचीत काफी है हमेशा? और यहीं पर फिर वो दूसरा विचार आता है जो शायद ज्यादा विवादास्पद हो सकता है, शक्ति संप्रयोग। हाँ, लेखक का तर्क है कि जहां सिर्फ समझाने बुझाने से या फिर कानून के डर से भी काम ना चले, जैसे वो उदाहरण देते हैं चोर बाजारी या मिलावट का, जो खत्म नहीं होती, सही। वहां शायद कठोर कदम उठाने की या एक तरह से दबाव बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और इस शक्ति संप्रयोग का मतलब शायद सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए किसी भी तरह का जरूरी दबाव या हस्तक्षेप हो सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। लेखक इसे निष्क्रिय अहिंसा मतलब पैसिव नॉन वायलेंस के सामने रख रहे हैं, जिसे वो कई बार अप्रभावी मानते हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक कुछ स्थितियों में व्यवस्थागत बदलाव लाने के लिए एक मजबूत हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है, ताकि सामूहिक हितों की रक्षा हो सके। ये सीधे तौर पर वो तनाव दिखाता है जो आदर्शों और उन्हें पाने के व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों के बीच अक्सर होता है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दिए गए विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके उस दौर के संदर्भ में। तो हमने देखा कि ये जो विश्लेषण है, ये पूंजीवाद की काफी तीखी आलोचना पेश करता है, उसे मानवीय मूल्यों और सामूहिक हित के खिलाफ मानता है। ये आज की जो आर्थिक असमानताएं हैं उन पर हमें सोचने को तो मजबूर करता ही है, साथ ही ये बदलाव लाने के तरीकों पर भी रोशनी डालता है। शांतिपूर्ण अपील से लेकर जरूरत पड़ने पर, जैसा कहा गया, शक्ति संप्रयोग तक, ये भविष्य की व्यवस्थाओं के बारे में अलग अलग संभावनाओं की ओर इशारा करता है। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो इन्हीं विचारों से ही निकला है, कि अगर सामूहिक कल्याण सबसे ऊपर है और बदलाव के लिए हमेशा इंतजार नहीं किया जा सकता, तो फिर हमारी पीढ़ी की मतलब वर्तमान पीढ़ी की भविष्य की आर्थिक संरचना को आकार देने में क्या जिम्मेदारी बनती है? और इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन से तरीके नैतिक भी माने जाएं और प्रभावी भी, खासकर जब हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और टिकाऊ सस्टेनेबल भविष्य बनाना चाहते हैं। इस पर सोचना शायद आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी होगा।